संविधान में ही संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। ये एक स्टेटमेंट है ना, आधारित है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। जी ठीक है, थैंक यू सर। इसके आवश्यक पहलुओं पर क्या वह है, अच्छा हिसाब लिख लीजिएगा। आवश्यक पहलुओं पर, और वैसे भी आप लाए नहीं है, दूसरा कोई लाया है, ठीक है। उसके बाद प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की मदद से प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की मदद से प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की मदद से संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों, नहीं सिद्धांत, सिद्धांत सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक, ये प्रश्न है ना। संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। ये स्टेटमेंट है, ऐसा है इसलिए कहा गया है। अब जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो ये जानना चाहता है कि आप ये बताइए इस स्टेटमेंट के थ्रू कि कहाँ कहाँ है संविधान में, तो इस चीज को हमें बताना होगा। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की मदद से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो प्रासंगिक न्यायिक निर्णय कौन कौन से हैं, 3-4 निर्णय जो है उनको बता दीजिएगा तो काम हो जाएगा। और उसके बाद चलिए इसको अब हम अलग अलग करके पैराग्राफ वाइज समझते हैं कि लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, संवैधानिक नैतिकता को ही बताएंगे। सबसे पहले संवैधानिक नैतिकता को हम स्पष्ट करेंगे। तो हमारा पैरा फर्स्ट क्या हो जाएगा, पहला पैरा हो जाएगा कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसके बारे में हम बता देंगे कि क्या है संवैधानिक नैतिकता। तो आप जानते हैं कि संवैधानिक नैतिकता एक ऐसा सिद्धांत है जो संविधान के आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने की नैतिक अनिवार्यता को व्यक्त करता है। पूर्ण विराम। यह केवल कानूनों और नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में संविधान की भावना और दर्शन को बनाए रखने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की नैतिक जिम्मेवारी को समाहित करता है। इतना आपने यहाँ लिख दिया, एक पैराग्राफ आपका हो गया कंप्लीट। ठीक, उसके बाद जब ये हो जाए 3-4 लाइन या 5 लाइन, तो उसमें
अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वही लिखना है। संवैधानिक नैतिकता के और भी कुछ परिभाषा आप लिख सकते हैं जो ठीक लगे। दूसरी चीज, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता शब्द सर्वप्रथम यूनान के इतिहासकार जॉर्ज ग्रोटे द्वारा गढ़ा गया था। इस चीज को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपनी शब्द सीमा के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट मैंने क्या बोला कि नैतिक जिम्मेवारी को समाहित करता है। अब नीचे पहले आपने इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न लिखा है, तो बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसी का अगला पैराग्राफ जो है यहाँ से फिर देखिए, कई लोग क्या कर रहे हैं कि एक पैराग्राफ लिख के और फिर यहीं से शुरू कर दे रहे हैं। आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, मतलब कि यहाँ से फिर आधे में से लिखिए। पैराग्राफ चेंज करने का अर्थ ये होता है, तो उसको थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है। जब पैराग्राफ यहाँ से सेकंड पैराग्राफ यहाँ से हाफ में जब ये लिख लेंगे तो हाफ में से सेकंड पैराग्राफ चेंज होगा और लिखेंगे, लिख लीजिए, लिखिए, यह जिम्मेवारी सेकंड पैराग्राफ में जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। यह जिम्मेवारी संविधान में निहित है, निहित न है नहीं, निहित। यह जिम्मेवारी संविधान में निहित संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता के तत्वों को ध्यान में रखते हुए निभाई जा सकती है। पूर्ण विराम। संवैधानिक नैतिकता के तत्व संवैधानिक नैतिकता के तत्व जो संविधान में निहित हैं, जो संविधान में निहित हैं, उन्हें विस्तार से, जो संविधान में निहित हैं, उन्हें विस्तार से निम्नवत समझा जा सकता है। निम्नवत समझा जा सकता है। हो गया। संवैधानिक नैतिकता के तत्व जो संविधान में निहित हैं, उन्हें विस्तार से निम्नवत समझा जा सकता है। और डैश कीजिए, निम्नवत समझा जा सकता है। पैराग्राफ में जो आप लिख रहे हैं यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए कि निम्नवत समझा जा सकता है। हो गया। इसको डैश कर लीजिए और डैश करके, और अब देखिए करना क्या है। देखिए, कभी भी मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि कॉपी चेक करने वाले को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखे। आप काउज माउज लिख दीजिएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और खुन्नस में नंबर काट देगा। तो ट्रांसपेरेंट चीजों को लिखवाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कभी कि चित्र बनाइए, कभी कहता हूं कि साफ लिखिए, कहता हूं ना। अब यहाँ कैसे ट्रांसपेरेंट होगा, तो अब यहाँ पे फिर लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है। अब आपको आज तत्व जानते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं, उन्हीं तत्वों को एक तरफ लिख दीजिए। ठीक, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे एक सारणी बनानी पड़ेगी आपको, ऐसे करके यहाँ ऐसे कीजिए और फिर ऐसे कीजिए, ठीक है। और सारणी बना, बस छोटा सा एक ऐसे ही एक खाका खींच लीजिए और उसके बाद ये ऐसे बना के और एक तरफ लिखिए कि संविधान में निहित संवैधानिक नैतिकता के तत्व। एक तरफ क्या लिखना है, संविधान में निहित संवैधानिक नैतिकता के तत्व। अच्छा, आपने लिखा बहुत सारा है, लेकिन उसमें उनमें से कुछ चुने हुए चीजों को ही यहाँ डालना है। मैंने तो 6-7 लिख डाले हैं। आपको चूंकि आंसर देना है मुझे, आप जब आंसर लिखिएगा
तो 4 लिख दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। सब शब्द सीमा जो है उसको कम करना है। तो सबसे पहले तो जो संवैधानिक नैतिकता है वो प्रस्तावना में ही दिखती है। सबसे पहले संवैधानिक नैतिकता पहले ही प्रस्तावना में दिखती है हमें। प्रस्तावना, आपने जो तत्व लिखे हैं, हाँ विवरण उधर, हाँ लिखवा रहे हैं। आपने जो तत्व लिखे हैं वो तत्व भी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं कुछ मुख्य ही लिखवा रहा हूं यहाँ पे। आपने तत्वों को लिखा है ना वो चित्र बना के, तो वो ठीक है, वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ मुख्य को ही उठाया है। प्रस्तावना में क्या क्या है बताइए? गणतंत्र है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ना, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। इन सब चीजों को अब यहाँ पे इधर जो है ये लिखिए प्रावधान, ठीक। और प्रावधान लिख के, है ना, प्रावधान लिख के, और 1 2 3 छोटा छोटा एक एक लाइन का 4, ऐसे करके 1 2 3 4 में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। यह भारतीय गणराज्य के मूलभूत दर्शन को व्यक्त करती है। गणराज्य को, गणराज्य बताती है कि गणराज्य होना चाहिए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बताती है। समाजवाद के लक्ष्य का निर्धारण करती है। बंधुता शब्द जो है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के नैतिक आधार है। इन सब चीजों को प्रस्तावना में यही सब चीज बताया गया है, उसको एक लिख दिया आपने। जब ये लिख देंगे आप, अब ये सब आप अपने लिखिएगा, मैंने सिर्फ बता दिया। तो फिर इसको क्लोज, ऐसे क्लोज कीजिए, ठीक। और दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे, ये चल ही नहीं रहा है, प्रस्तावना हो गया। उसके बाद संविधान के भाग 3 में मूलाधिकारों की बात है, वो भी संवैधानिक नैतिकता ही है ना, वो भी तो संवैधानिक नैतिकता का तत्व है। तो यहाँ पे लिखिए भाग 3 में समाविष्ट मूलाधिकार, संविधान के भाग 3 में समाविष्ट मूलाधिकार, ठीक। ये आपने कर दिया। अब इसके सामने इधर प्रावधान में आप लिख दीजिए कि संविधान में 6 प्रकार के मूलाधिकार बताए गए हैं। सबके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आपको वो डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। उसके बाद इसमें अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 अति महत्वपूर्ण है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे हो गया, इसको लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे पे आएंगे। ये मैं नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तीसरा नंबर जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा भाग 4 के निदेशक तत्व, है ना, भाग 4 के निदेशक तत्व। निदेशक तत्व किस लिए है? ये तो सबसे ज्यादा संवैधानिक नैतिकता को यही वो करते हैं, फिक्स करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, जो देश की सरकारें हैं वो ऐसा कार्य करें जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, इसीलिए निदेशक तत्व है। तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा कि किस लिए है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। और इसके जो प्रमुख प्रावधान है 38, 40, 41, 47, ये कुछ प्रमुख प्रावधान है। और अगर आप चाहें तो 38, 40, 41, 47 को एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। जब बता दीजिएगा तो थोड़ा सा और विस्तार हो जाएगा, बता ही दीजिएगा, ठीक रहेगा। एक एक लाइन में यहाँ बताइए। प्रावधान हो गया, निदेशक तत्व आपने बता दिए। उसके बाद 4 नंबर, 4 नंबर में शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। अब शक्ति का पृथक्करण लिख के और उसके बाद इधर प्रावधान लिखिए कि संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। और इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद 50, 245 से 255, 121, 211 और 361 इससे संबंधित है। इसमें आप ये चीज लिख सकते हैं।
शक्ति के पृथक्करण से संबंधित कौन कौन से, वो आप मिल जाएगा, आपको ढूंढिएगा नेटवेट पे, आप ढूंढिएगा, ये मिल जाता है। तो शक्ति के पृथक्करण से संबंधित प्रावधानों को यहाँ आपने लिखा है शॉर्ट में। उसके बाद अब इतना आपने लिख दिया है तो काफी है, लेकिन और अगर आप लिखना चाहें तो और भी चीजों को आप इसमें बता सकते हैं। सामाजिक न्याय, अब सामाजिक न्याय से जुड़े हुए प्रावधान क्या क्या है, 15(4) है, 16(4) है, अनुच्छेद 46 है, ये तीनों है। उसके अलावा लोकतांत्रिक सिद्धांत भी हो सकता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत से जुड़े प्रावधान क्या है, तो सबसे पहले तो उद्देशिका ही शुरू होती है हम भारत के लोक वाक्यांश से, सबसे पहली चीज वही है। उसके अलावा अनुच्छेद 324 से 329 तक में व्यक्तिमताधिकार और निर्वाचन आयोग की बात की गई है, वो भी हो गया। उसके अलावा संवैधानिक संशोधन का प्रावधान भी इसमें रखा जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, इधर आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि संविधान प्रगतिशील और प्रासंगिक बना रहे। ठीक, जब इतना आप लिख लेंगे तो अब फिर बारी आती है पैराग्राफ चेंज करने की। ठीक है, हाँ, बॉक्स में ही लिखना है सब। क्या बहुत लंबा नहीं, मैंने कहा तो कि 4-5 ही लिखना है, बहुत लंबा जाएगा ही नहीं, छोटा छोटा प्रावधान को एकदम शॉर्ट में वो करते जाना है, निपटाते जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि शब्द सीमा जो है वो कम है। ये पूरा लिखिएगा तो 400 शब्द जो है वो हो जाएगा। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सब लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 भी लिख दीजिएगा ये वाला तो वो बहुत है। अब मन करे तो 5 लिख दीजिएगा, उससे गणराज्य लिख के डिस्क्राइब अगर कर पाइए तो थोड़ा सा में 1 लाइन में कर दीजिए कि उसका मतलब क्या है, बस उतना ही काफी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। जब इतना कर लीजिए और अब इसको क्लोज कर दीजिए नीचे से, और जब ये नीचे से क्लोज हो जाए, इसको मिटा रहा हूं मैं, इस पे से क्लोज कर रहा हूं इसको। जब ये क्लोज कर लीजिएगा इस सारणी को, तब फिर क्या कीजिएगा, यहाँ सारणी मान लीजिए बनाए हैं आप, छोटा सा बना ही दे रहे हैं, यहाँ सारणी बन गया। अब यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज होगा। ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करना है, और तीसरे पैराग्राफ में अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग किस पे आएंगे, इसके अगले खंड पे कि प्रासंगिक न्यायिक निर्णय क्या है। ठीक है ना, और उनकी मदद से संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत कैसे स्थापित हुआ है, उसकी व्याख्या कैसे हुई है। तो अब उस चीज को लिखना है, तो हम वैसा ही कुछ यहाँ लिखेंगे कि ऊपर से कनेक्ट हो जाए, नीचे वाला लिख लीजिए। लिखिए, रोचक तथ्य यह है, पैराग्राफ चेंज करके, रोचक तथ्य यह है कि संवैधानिक नैतिकता के तत्व संवैधानिक नैतिकता के तत्व जहां एक ओर संविधान में ही समाहित है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय भी यदा कदा यदा कदा यदा डैश कदा यदा डैश कदा यदा कदा यदा कदा अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से संवैधानिक नैतिकता को रेखांकित करता रहा है
पूर्ण विराम। इस संदर्भ में निर्णयों के माध्यम से संवैधानिक नैतिकता को रेखांकित करता रहा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय इस प्रकार है। ये पैराग्राफ 3 था। यहाँ पे अब आपने लिख दिया, ठीक। तीसरे पैराग्राफ में इतनी बात आपने लिख डाली। जब ये लिख दिया और इस प्रकार है कर दिया, तो अब डैश देना है और उन निर्णयों को बताना है और उसको थोड़ा थोड़ा लिखना है कि क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने। ये पोर्शन मेरा बड़ा फेवरेट है, तो इसको मैंने खूब गढ़ के लिखा है। मेरे पास कुल 10 केस थे जो मैं लिख सकता था, लेकिन आपको आंसर में 3-4 बता देने हैं। अगर 2 भी बता दिए तो बहुत है, ठीक है। मैंने 6 केस आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो मैं सब बता दूंगा। अब इसमें से कोई भी 2-4 याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार है डैश कर दिया आपने। अब उसके बाद नीचे से हमें निर्णयों को बताना है। इसको लिख लिया आपने, इरेज कर रहा हूं मैं। तो इस प्रकार है, ठीक है। यही नीचे वाला भी यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। इस प्रकार है आपने लिखा है ना, इस प्रकार है। अब पहला केस जो है वो पहला ही केस है, केशवानंद भारती वाला, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पहला केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये वर्ष अगर वर्ष लिख पाए तो ठीक है, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। 1973 का मामला था। और इस मामले में क्या हुआ था, यहाँ थोड़ा सा डैश करके लिख दीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, लिख के घर से लाइएगा। इस मामले में यही हुआ था ना कि इस मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और संभवतः ये संवैधानिक नैतिकता की प्रथम व्याख्या की गई थी इस केस में। इसलिए ये मतलब महत्वपूर्ण केस बन जाता है, ठीक। और इससे क्या समझ में आता है, तो कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत संविधान की किसी भी प्रकार के अनैतिक अतिक्रमण को चेतावनी है। मैंने कहा है ना, हाँ। आपकी तलवार वहीं रुक जानी चाहिए जहां मेरी नाक शुरू होती है। तो आप संवैधानिक नैतिकता का अतिक्रमण मत कीजिएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत सामने खड़ा है, आप संवैधानिक अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो ये इस केस में बताया गया, इसको आप यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा केस आप लिख सकते हैं, सबरीमाला मंदिर मामला। सबरीमाला, दूसरा आसान भाषा में इसको लिखना है। सबरीमाला मंदिर केस, ये 2018 का केस है। इसमें एक खास वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में जाने से प्रतिबंधित किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये प्रतिबंध असंवैधानिक है। और तब यह निर्णय जो था, इसने धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक नैतिकता के मध्य संतुलन को स्थापित किया था। ये इस निर्णय का मतलब कि इस निर्णय की प्रासंगिकता है, ठीक है। इस चीज को यहाँ थोड़ा सा लिख देना है। तीसरा मामला है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। तीसरा मामला आप लिख सकते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला।
ये मामला वर्ष 1992 का है और इस मामले में ओबीसी को दिए जाने वाले 27% के आरक्षण को संवैधानिक ठहराया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता, है ना, इस चीज को। और ये निर्णय जो है इस तथ्य पर आधारित था कि संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने की बात कहती है। इसी तथ्य पे ये निर्णय आधारित था। हो गया 1992। हाँ ठीक, ये 3 केसेज हो गए। चौथा केस है मनोज नरूला बनाम भारत संघ। क्या हुआ? चौथा केस है मनोज नरूला बनाम भारत संघ। मनोज नरूला बनाम भारत संघ का जो मामला था ये वर्ष 2014 का था। इसको भी लिख लीजिए। ये वर्ष लिख देंगे ना तो उससे चेक करने वाला इम्प्रेस हो जाता है कि बहुत जानकार है बच्चा, तो इससे इसको लिख ही देना चाहिए। तो मनोज नरूला बनाम भारत संघ का मामला क्या था ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को लोकतांत्रिक नैतिकता से जोड़ा और कहा कि यह सत्ता के प्रयोग को नैतिक दृष्टिकोण से नियंत्रित करती है। इस मामले में ये बात कही गई थी। ठीक, ये चौथा केस हो गया। अब देखिए आप इतने ही केस लिख के निपट सकते हैं, हो गया। लेकिन मैं कुछ और बता देता हूँ, 2-3 एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा तो फायदा करेगा। एक बड़ा हम लोग जब पढ़ते हैं उसके लिए जुडिशरी के लिए, तो उसमें एक बड़ा चर्चित मामला है पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ बहुत अच्छा मामला है ये कुछ अब एक्स्ट्रा केसेज में बता रहा हूँ। इसको आप मन करे तो लिख सकते हैं, नहीं तो शब्द सीमा को देख के उसके हिसाब से। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला वर्ष 2017 का है और इसमें इस मामले में पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया था, निजता को, है ना। तो और कहा था कि न्यायालय ने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करने की मांग करती है। क्या हुआ है? अनुच्छेद 21 में शामिल है। अनुच्छेद 21 में शामिल है निजता का अधिकार, प्राइवेसी। अब देख रहे हैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं आप रिकॉर्ड कीजिएगा तो उधर सुनाएगा कि आपका रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। क्यों? प्राइवेसी। हाँ, उधर वाले को पता चल जाए कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही निजता का। क्या हुआ है? उसको मालूम चल जाए कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो ये निजता के अधिकार का संरक्षण किया गया है। तो पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में ये बात कही गई। उसके बाद अगला केस, ये तो जरूर लिखिएगा, इन सब में एक उसको स्थान जरूर दीजिएगा। नाज फाउंडेशन वाला मामला है ना, नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली। ये मैंने समझाया था ना आपको, नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली। हाँ, नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली। ये जो मामला है इसका वर्ष 2019 में शायद था, पता नहीं, इसका वर्ष नहीं पता, देख लीजिएगा 2019 में आई थिंक। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो समलैंगिक संबंध है वो गैर संवैधानिक नहीं है, और ये कहते हुए उस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और कहा था कि जो 377 में ये चीज लिखी गई थी कि समलैंगिक संबंध अपराध है, तो उसने कहा कि ये इसको हटाओ।
ये जो है इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये करके क्या किया सर्वोच्च न्यायालय, ये जो किया काम, ये गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और समलैंगिक संबंध को संवैधानिक घोषित कर दिया। ये इसलिए ये करने से ये हुआ कि जो सामाजिक नैतिकता थी वो और संवैधानिक नैतिकता, इन दोनों के मध्य के जो संबंध है उससे इस केस में दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, इस चीज को बताना है। और जब इतना आप बता लीजिए, मैंने आपको एक बार मैं फिर याद दिला दूं, इतने लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बताया है। आपको आंसर में 3-4 ही लिखिएगा, उसमें इस केस को जरूर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, और जब इतना लिख लीजिएगा तो बाद में एक छोटा सा बिल्कुल सारांश दीजिएगा, उसको लिख लीजिए। ये पैराग्राफ अब जो भी हो लास्ट वाला, ये लास्ट पैराग्राफ होगा। लास्ट पैराग्राफ इधर यहां से लिख लीजिए। लिखिए, इस प्रकार संवैधानिक नैतिकता संविधान में तो निहित है ही, कॉमा, सर्वोच्च न्यायालय भी समय समय पर इसकी व्याख्या करता ही रहता है, जो आवश्यक भी है ताकि देश संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को कभी भूले नहीं। संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को कभी भूले नहीं और उन आदर्शों का सदैव पालन करता रहे। आपका छूट रहा है, कहाँ से छूट रहा है बोलिए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक। और उन आदर्शों का सदैव पालन करता रहे। हो गया, बोलिए। हाँ, एक केस तो है। हाँ है, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, ये वाला केस भी आप लिख सकते हैं। यही ना बोल रहे हैं कि 10 केस मेरे थे, उसमें ये भी केस था, तो मैंने उसको नहीं लिया, मैंने यही कुछ केस लिए। तो उसको भी आप लिख सकते हैं, 2-3 लाइन में उसको समेट दीजिए। समाजवाद उसमें बताएगा दुनिया से। हाँ, इसमें, हाँ, इस निर्णय में बताया गया था। हाँ, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक ये प्रश्न फ्रेम हो गया। इसको कल, जिनका कल वाला छूटा है वो भी कल